तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं हिस्ट्री के वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को बताने वाला हूँ, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th के हिस्ट्री के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं और इस क्वेश्चन को आप लोग याद ही कर जाइए। कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो रिपीट कर दिया गया हुआ है। और अब डेली इस चैनल पे आपको डेली 3-4 वीडियो जो है सो मिलेगा और कंटिन्यू लगातार वीडियो मिलता रहेगा, ताकि 10-15 दिन में आप वीवीआई क्वेश्चन को जो है सो अच्छे से देख सके। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, आप व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे आयगार जो छूट गया हुआ है, आयगार व्यवस्था के विषय में आप क्या समझते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में 2009 से लेकर के 2020 तक 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में आयगार व्यवस्था का प्रचलन था, यानी कि ये जो आयगार व्यवस्था जो था वह हमारे विजयनगर साम्राज्य में ना, विजयनगर साम्राज्य में ये व्यवस्था लागू था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ एक गांवों को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया और ग्रामीण प्रशासनिक इकाई प्रशासन करने के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। अब यहाँ पे बात याद रखना, ये जो आयगार व्यवस्था था ये कहाँ था? विजयनगर साम्राज्य में। और इस व्यवस्था के तहत जो है कुछ गांव को वो क्या कर दिया गया? स्वतंत्र कर दिया गया और कुछ लोगों के हाथ में जो है ना वो पूरा गांव सौंप दिया गया कि भाई इस गांव का टेक केयर देखभाल आपको करना है। और 12 व्यक्तियों को जिस वहां का अधिकारी नियुक्त किया गया कि इस गांव को आपको ही देखना है। और इसी 12 अधिकारी जो गांव का देखभाल करेगा उसको जो है सो क्या कहा गया? आयगार व्यवस्था जो है सो कहा गया। यहाँ पे आयगार के लिए आयगार व्यवस्था इसको कहा गया। आयगार ग्राम प्रशासन की देखभाल करते एवं शांति व्यवस्था बनाए रखते थे और इसका काम यही होता था कि गांव को, ग्रामीण क्षेत्रों को देखना है और साथ में वहां पे जो है सो शांति बनाए रखना है। तो ये व्यवस्था कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। क्वेश्चन नंबर 2 कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। चलिए देखते हैं। मेरता के शासक रत्न सिंह राठौर की पुत्री मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। इसका विवाह राणा सांगा के पुत्र के साथ हुआ था, लेकिन उनके पति भोजराज की असमय मृत्यु हो गई और मीराबाई विधवा हो गई। मीरा कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। जब उसकी मृत्यु हो गई, विधवा हो गई, फिर वो लाइफ में कभी शादी नहीं की और उसके बाद लीन रहने लगी किसमें? कृष्ण भक्ति में। और कृष्ण भक्ति पे कई सारी एक कविता भी लिखी। तो मीराबाई का शॉर्ट बायोग्राफी आपने देख लिया। अब यहाँ पे बात याद रखना, आपको ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है क्योंकि आपके पास वक्त कम है और वर्ड लिमिट का ख्याल रखना है। 20 से लेकर के 50 शब्दों के अंदर में ही लिखना है, ज्यादा आपको लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटिश चित्रकारों ने 1857 के विद्रोह को किस रूप में देखा। यह भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्रिटिश पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में, कार्टूनों में 1857 के विद्रोह के 2 बिंदुओं पर बल दिया गया। यानी कि जो भी 1857 का जो विद्रोह था, तो ब्रिटिश के जो पत्र पत्रिका है या अखबार है या कार्टून है, उनमें जो है ना सो 2 बिंदुओं पर 2 बातों को जो है सो अच्छे से फोकस किया गया था। पहला तो ये हिंदुस्तानियों सिपाहियों की बर्बरता, यानी कि वहां पे ब्रिटेन में ये छापा गया कि जो हिंदुस्तानी सिपाही है उनकी बहुत ज्यादा बर्बरता है और साथ में ब्रिटिश सत्ता की अजयता का प्रदर्शन। और वहां पे ये दूसरी बात पर फोकस किया गया था कि जो ब्रिटिश की सत्ता है इंग्लैंड में वो अजयी है, आगे ही बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीजें आपको लिखना है कि क्या ब्रिटिश चित्रकारों ने क्या जो सो लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आदर्श क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आदर्श निम्नलिखित है। पहला, न्याय। हम सब जानते हैं कि हमारा जो संविधान है उसकी मुख्य प्रस्तावना की जो मुख्य आदर्श है वो क्या है? न्याय है।
और न्याय किस किस तरह का दिया गया हुआ है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों न्याय दिया गया हुआ, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे। स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्ता यहाँ पे होगा, एक नहीं प्रभुत्ता। तो ये चार चीजों को आप लिख देंगे और उसमें थोड़ा ये भी आप मेंशन कर देंगे। स्वतंत्रता में क्या चीज का दिया? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा पूजा अर्चना, ये सारी चीजें की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म का पूजा पाठ इबादत कर सकते हैं, अपना कोई भी विचार रख सकते हैं, इन सारी स्वतंत्रता दी गई है। बंधुत्ता है कि नहीं, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए आपस में भाईचारा जो है ना को बढ़ावा देना। तो ये सारी चीजों में से आप तीन चीज कोई मेंशन कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इतिहास में अभिलेखों का क्या महत्व है? चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। अभिलेखों से तात्पर्य है पाषाण, धातु या मिट्टी के बर्तन आदि पर खुदे हुए लिखा अभिलेखों। यानी कि अभिलेख का मतलब ये होता है कि जो पहले के जमाने में जो पत्थर हुआ करता था या धातु हुआ करता था। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। धातु या मिट्टी के बर्तन पे जो है ना कोई चीज खोद करके लिखी जाती थी और इससे जो है उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती थी। और हम लोग जो अभी पहले के जमाने के, जैसे आप एग्जाम्पल तौर पर मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग नॉलेज निकालते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सारे सभ्यता वहाँ की राजनीति कैसी थी, सामाजिक जिंदगी कैसी थी, आर्थिक जिंदगी कैसी थी, धार्मिक जिंदगी कैसी थी, ये अभिलेख से ही जो है सो पता चलता है। इतिहास लेखन में अभिलेख की महत्ता इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि मात्र अभिलेखों के ही आधार पर भंडारकर महोदय ने अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयत्न किया। अब यही चीजें नहीं, अभिलेख से आप इतना समझ सकते कि अभिलेख हम लोग की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है कि एक बंदा है भंडारकर, वो उन्होंने बस अभिलेख के जरिए से ही अशोक के पूरे इतिहास को लिख डाला था और उसको लिखने की कोशिश की थी। तो हम लोग जितनी भी चीजें जानते हैं ना वो अभिलेख के ही बदौलत जो है सो जान पाते हैं, थोड़ा समझ पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की विस्तार की विवेचना कीजिए। और कई बार आपको ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभी सभ्यताओं में विशालतम थी। यह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक, पश्चिम में बलूचिस्तान मकरान तट से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक, उत्तर प्रदेश में पड़ता आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। कुल मिलाकर यह सभ्यता पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 1200 किलोमीटर तक विस्तृत थी। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हड़प्पा वासियों की सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें तो उन लोग का साधन क्या क्या चीज था? नहरें थी, कुआएं थी, जल संग्रह था और यही सारी चीजों से उन लोगों ने सिंचाई का काम जो सो क्या करते थे। गुजरात के धोलावीरा नामक स्थान से तालाब का प्रमाण भी मिला जहां से जो है ना सो सिंचाई होती थी। इससे कृषि को सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए तथा जल संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता था और वो तालाब जो था उसमें जल को एकत्रित किया जाता था और फिर सिंचाई के लिए जो है उसको इस्तेमाल में लाया जाता था। तो यही सारी चीजें हैं, नहरें, कुआं और जल जो है। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दे। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हेतु हमारे पास साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोत हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मौर्यकालीन इतिहास को अगर निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ है, पहला तो साहित्य है और दूसरा है पुरातात्विक है। दो स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अगर हम लोग साहित्य की अगर बात करते हैं तो कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया वो ये मौर्यकालीन समय का है। तो साहित्य के स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका। तो वहीं पुरातात्विक में अगर स्रोत में देखेंगे तो अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, गंधार का कला की विशेषता का उल्लेख कीजिए। महामान बौद्ध धर्म के उदय के साथ गंधार कला का भी उदय हुआ। इनका विकास गंधार क्षेत्र में हुआ, इसलिए इसे गंधार कला कहा गया। इस पर यूनानी कला शैली का प्रभाव है। इस कला में पहली बार बुद्ध और बौद्धिस्त्व की मानवाकार मूर्तियां विभिन्न मुद्राओं में बनी। मूर्तियां में बालों के अलंकार पर विशेष ध्यान दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विजयनगर स्थापत्य शैली में चोल, चालुक्य, पल्लव तथा होयसल शैली का शिक्षण मिलता है।
विठल स्वामी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर इस शैली के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो ये सब आप लोग देख पा रहे होंगे, विठल स्वामी मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर है, इस शैली का उदाहरण है। इनमें ग्रेनाइट पत्थरों के साथ साथ शिल्प कला में सेल खरी पत्थरों का उपयोग किया गया है। स्तंभों को जानवर तथा पौराणिक हिंदू कथाओं से सजाया गया है। तो ये 10 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर था। इसको अच्छे से आप लोग रट ही जाइए। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं, व्यू ज़्यादा आए और आप लोग के लिए रेगुलर मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।